एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको टेंस की क्लासेस करवाया था जिसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस तक करवाया था। और फर्स्ट क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि टेंस होते क्या है, टेंस के कितने पार्ट्स हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, उनकी यूजेस, उनके स्ट्रक्चर्स, ये सारा कुछ मैंने समझा दिया था। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लासेस में हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इनका सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इनकी यूजेज क्या है। अब आपको लगेगा कि यूजेस समझ लिया, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशंस कैसे करना है, तो मैं फॉर्मेशंस के बारे में भी बताऊंगी। आप पूरा वीडियो को वॉच करो। पहले मैं इसके यूजेस बताना स्टार्ट करती हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलते टाइम, ऐसा एक्शन जो बोलते टाइम हो रहा हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस इतना ही इसका यूज नहीं है, और भी यूजेस है जो आगे चलते पढ़ते जाते हैं। तो देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। आई एम प्लेइंग अ गेम। मैं गेम खेल रहा हूं। सी इज रीडिंग अ बुक। वो बुक पढ़ रही है। तो अभी क्या करंट में वो ये काम कर रही है। और भी जो यूजेस हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसका फर्स्ट यूज है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शंस गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जस्ट लाइक सेम ही बात हुआ कि टू डिस्क्राइब एन एक्शंस इन प्रोग्रेस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शंस। मतलब ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो कि प्रोग्रेस में है अभी और बोलते टाइम वो एक्शन हो रहा है। सी इज प्लेइंग टेनिस। वी आर वाटरिंग दी प्लांट्स। वो टेनिस खेल रही है और हम लोग प्लांट में वाटर डाल रहे हैं। तो ये आपकी हो गई एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट यूज इसका क्या है। तो एन एक्शंस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शंस दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज इन प्रोग्रेस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आप बोलोगे कि अभी जस्ट मैम ने ये बताया कि जो एक्शंस प्रोग्रेस में है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो हो रहा है, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको ये कह रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहा है बट प्रोग्रेस में है। मतलब जैसे कि मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग इन अ स्कूल। मैं एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ जिस टाइम मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, ये कंटिन्यू है ये एक्शंस, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रोग्रेस में है। दे आर स्टडिंग इन डीएन कॉलेज। हो सकता है कि जिस टाइम में बोल रहे हो जिसके बारे में, वो डीएन कॉलेज में उस टाइम में नहीं हो, लेकिन प्रोग्रेस में है कि उस टाइम में वो पढ़ाई कर रहे हैं, उस कॉलेज में जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड यूज इसके क्या है। It is used to express an actions that has been pre-arranged to take place in near future। मतलब pre-arranged है, वो near future में होगा। जैसे कि मैं बोलूँगी the wedding is going to take place on Sunday। मतलब आज संडे हो सकता है कि नहीं हो, आने वाले संडे में वो वेडिंग क्या है, pre-arranged है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू अटेंड द क्लास टुमोरो। मीन्स अभी हो सकता है कि आप क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कल अटेंड करोगे। ये आपका प्री प्लान्ड है, प्री अरेंज्ड है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा इसकी यूजेस। तो यूज के बाद में मैंने आपको बोला कि अब ये तो समझ लिया कि इनके यूज कहाँ करेंगे हम, लेकिन यही पता नहीं चल रहा है कि फॉर्मेशंस कैसे होगा आखिर सेंटेंस का। तो चलिए मैं आपको फॉर्मेशन के बारे में भी बताती हूँ। तो स्ट्रक्चर टू फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस दैट मीन्स कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट आपका, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। उसकी स्ट्रक्चर, अब ऐसे सेंटेंस हो जो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे उसको बोलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इज, एम, आर, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं।
इनका यूज किया जाता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कहाँ पर आप इज का यूज करोगे, कहाँ पे आप एम का यूज करोगे और कहाँ पे आप आर का यूज करोगे। और वर्ब का इसमें फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, मीन्स कि मैंने आपको पहले बताया था जो फर्स्ट क्लासेस है टेंस का, मैंने बोला अगर आपने वॉच नहीं किया तो उसको जाके वॉच जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास लेने में हेल्प मिल सके। तो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है मतलब फोर्थ फॉर्म है ये, जो आपको लर्न रखने की जरूरत नहीं होती है, मैंने आपको बताया था फोर्थ फिफ्थ फॉर्म के बारे में। और साथ में मेन वर्ब लिखने के बाद आपको अदर वर्ड ऑब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए जो सब्जेक्ट है आपको उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ही होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, अब कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने बोल दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है क्या? तो एकदम इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ जो एकदम छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा। तो देखो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका वो क्या क्या हो सकता है, आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तो अब नाउन के बारे में आपको पता है कि अगर सिंगल नेम होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर मोर देन वन नेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ले लेते हैं जैसे प्रोनाउन में, प्रोनाउन क्या होता है, इट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। तो ही सी इट होगा आपका, तो उनके साथ आप इज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, आप इज का यूज करोगे। और कोई सिंगल नाम हो, पहले ही मैंने बता दिया, उनके साथ भी आपको इज का यूज करना है। अब एक एक्सेप्शन है एम का यूज। एम देखिए एम सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट, अब प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू हो गया आपका, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है, और मोर देन वन नेम हो तो भी उनके साथ क्या यूज करना है, आपको आर का यूज करना है, ARE आर का यूज करना है। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, और एम के साथ क्या यूज होगा, ठीक है। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग अ गेम। देखिए मैंने आपको बोला है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और अभी जस्ट मैंने आपको बताया आई एक सब्जेक्ट होता है, और आई के साथ आपको एम का यूज करना है, और एम के बाद मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, इज एम आर में से कोई एक एम यूज हो गया, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट यूज होगा। नेक्स्ट तो दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि वी आर गोइंग टू शिमला। और वी है, वी क्या है, एक सब्जेक्ट है, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एक और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब मेन आपका क्या हो गया, ये गो जो है आपका वर्ब है, उसमें आईएनजी पुट कर दिया आप, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया वो टू शिमला अदर वर्ड, ठीक है, ओके। अब चलिए मैंने नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में तो बता दिया, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा। देखिए तो एक को आपने याद रखा ना जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव इन सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में आपको पता ही कि नॉट लगना है, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है ना इज एम आर, उनके बाद आपको नॉट पुट कर देना है बस, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं इधर सब स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल किसके साथ क्या यूज होगा, और साथ में इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतनी सी बात है। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि दे आर वॉचिंग अ मूवी, ये चीजें क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपने नॉट लगा दिया तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, आई एम नॉट स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है, तो नॉट का यूज कर दिया मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है यस नो इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव। तो आपको घबराना नहीं है, यस नो इंट्रोगेटिव क्या है, आप देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसका आंसर अगर आप बोलते हो यस और नो में, ठीक है, आर यू गोइंग देयर मैंने आपको पूछा तो आपने बोला नो, तो आपने नो और यस में जवाब दिया है ना। लेकिन मैंने बोला कि वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव का यूज कर दिया मैंने, मतलब WH वर्ड का यूज कर दिया वेयर, तो यहाँ आप कुछ ना कुछ जवाब दोगे मुझे, तो जिसका आंसर जो है कुछ ना कुछ आए वर्ड्स में आए वो आपका WH इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो WH वर्ड जैसे कि आपका व्हाट हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, ये सारे। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन ये यस नो इंट्रोगेटिव होगा तो आपको क्या करना है, इज एम आर को पहले लिखना है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इज रीना कुकिंग द फूड। अब यहाँ देखिए क्या है, आप
इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, क्योंकि रीना है, सिंगल नेम है, तो मैंने आपको अब जस्ट बताया था कि सिंगल नेम जो है उसके साथ आपको इज का यूज करना है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड आ गया। और वहीं देखिए क्वेश्चंस वर्ड में पहले क्वेश्चंस वर्ड को लिख देना है, फिर उसके बाद सेम ही होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो अब देखिए विच, WH वर्ड हो गया। विच न्यूज़पेपर आर यू बाइंग, कौन सा न्यूज़पेपर आप खरीद रहे हो, तो विच क्या हो गया आपका, विच हो गया WH वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आर, फिर यू, मतलब सब्जेक्ट आपका यू हो गया यहाँ, विच हो गया WH वर्ड, WH वर्ड के बाद आपने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया, फिर सब्जेक्ट का यूज किया, फिर आपने वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें दूसरों तक भी, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इन क्लास का। चलिए नेक्स्ट क्लासेस आप नेक्स्ट डे करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।